हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। और आज मैं बताऊंगा आपको कि बोर्ड में किस तरह का आज क्वेश्चन पेपर आया था। सबसे पहले बात करते हैं ये पेपर की। पेपर जो था वो 2 घंटे का था और 40 मार्क्स का था। और ये पूरा प्रश्न पत्र का, ख और ग 3 खंडों में बटा हुआ था। पहले खंड खा की बात करें तो खंड खा में पहला क्वेश्चन जो है वो है 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा की गई किन्हीं दो जातियों को उजागर कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि जिन्होंने आपातकाल को पढ़ा होगा वो ये जानते होंगे। यूरोपीय संघ के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखने थे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। साहबानो केस के फैसले को चुनौती क्यों दी गई थी, स्पष्ट कीजिए। पूंजीवादी व्यक्तित्व की अवधारणा का विरोध किसने किया और क्यों किया। अथवा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित चौबुर्ज राजनीति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए, इसमें पूंजीवादी व्यक्तिवादी का अवधारणा का विरोध, ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नया था सिलेबस में। इस बार जो जिन बच्चों ने राम मनोहर लोहिया को देखा होगा उन लोग करके आए होंगे। दक्षिण एशिया भूराजनीतिक धरातल पर तो एक क्षेत्र है, ये नया, फिर भी इसे विविधता का विद्यमान है। इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण एशिया भूराजनीतिक धरातल पर तो एक क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इसमें विविधता विद्यमान है। बेसिकली आपको इसमें दक्षिण एशिया की विविधता के बारे में बताना था। भारत में 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है, कोई दो कारण उजागर कीजिए। इसमें आपको वो कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, एस लिंगप्पा, बीवी गिरी, ये सारी चीज़ों का उल्लेख करना था। 7th क्वेश्चन पे आते हैं तो आसियान का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास को गति देने तक ही सीमित नहीं था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें आपको आर्थिक विकास की गति के अलावा आसियान का और क्या काम है, आसियान के जो 3 स्तंभ और भी हैं उनको आपको इसमें बताना है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई संपूर्ण क्रांति, जो उन्होंने अपना छात्र आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, उसको आपको बताना था। अब आते हैं खंड खा पे। इसमें 9वां को प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि दक्षिण एशिया किस कारण संघर्ष संभावित क्षेत्र बना रहेगा, स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको बताना है कि भारत और जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत का जो संघर्ष है वो बना रहेगा, इस चीज़ को लेकर के। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ भारत का जो है वो संघर्ष बना रहता है सदा सदा। और इसके बाद 10वें प्रश्न पे आते हैं। भारत और रूस के बीच सहयोग के लिए 4 क्षेत्रों को उजागर करना है। तो भारत और रूस के बीच में आप आजकल भारत और रूस का जो संबंध है उसके ऊपर ये आना निश्चित था, ये क्वेश्चन तो पक्का था। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आ भी गया। इसके बाद दिया है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न, इसमें आपको मानचित्र दिया गया है, ABCD जो मैप में दिखाया गया है, मैप ये रहा। और आपको राज्यों को ढूंढना था और उनसे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट था वह राज्य जिसमें नेहरू मंत्रिमंडल स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का संबंध था। तो आपको पंजाब भरना था इसमें, क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर का संबंध पंजाब से। वह राज्य जिससे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एस लिंगप्पा का संबंध था, तो आप इसमें लिखोगे कर्नाटक। वह राज्य जहाँ कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, वह राज्य बिहार था। वह राज्य जिसके राजनीतिक पार्टी DMK का संबंध है, तो DMK तमिलनाडु में है। आइए चलते हैं खंड गा पे। खंड गा जो था वो बहुत ही आसान आया था। 1989 के बाद भारतीय राजनीति को बहुदलीय गठबंधन प्रणाली को ले जाने वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। बेसिकली आपको इसमें 3 चेंजेस को बताना था जो 1989 के बाद पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को गठबंधन की राजनीति की ओर ले गए, क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा था। इसके बाद बात करते हैं अथवा वाले प्रश्न की। 1991 के बाद भारतीय राजनीति जनता पार्टी के एक शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में उभरने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को उजागर करना है। बेसिकली इसमें बीजेपी को कैसे एक राजनीतिक शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में उभर के आई है, इसमें आपको उन कारणों को बताना है। किस तरह उसने NDA बनाया,
किस तरह उन्होंने 2014 के इलेक्शंस को जीता और आज ये पार्टी रूलिंग पार्टी है। फिर 13वां प्रश्न, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। बेसिकली आपको इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बताना था कि वैश्वीकरण के आने से किस तरह से विश्व एक दूसरे से जुड़ गया है, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रहा है। अथवा में प्रश्न फिर भी वैश्वीकरण के ऊपर ही आया था, ये भी आसान क्वेश्चन था। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करना था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण की गति को और तेज कर दिया है। तो ये था आपका प्रश्न, और आशा करता हूँ कि सभी ने इस प्रश्न पत्र को हल किया होगा और कोई कठिनाई नहीं आई होगी। धन्यवाद आपके